गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने +2 का लेसन नंबर 1 नियोजन और योजनाओं के प्रकार यानी प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लानिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस प्रबंधक को जो बिना नियोजन के कार्य करता है, लाभ के बिना जीवित रह लेना सीखना चाहिए। यानी अगर कोई भी प्रबंधक किसी भी संस्था का प्रबंध करता क्यों ना हो, अगर वो प्लानिंग के बिना ही किसी काम को करना प्रारंभ कर देता है तो कहता है कि उसे इस बात की आशा छोड़ देनी चाहिए कि उसे लाभ प्राप्त होंगे। इसी के साथ कहता है कि यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हैं, अगर आप प्लान नहीं कर पाते हैं तो आप असफल होने की योजना बनाते हैं, अर्थात आप जो है योजना बना रहे हैं वो इस बात की बना रहे हैं कि आप निश्चित रूप से असफल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने पीछे पढ़ा और आपको बताया कि प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। उन 5 कार्यों में सबसे पहला जो कार्य होता है वो नियोजन होता है। तो नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य है, इससे ही प्रबंध के अन्य कार्य जो है वो प्रारंभ होते हैं। जब तक नियोजन द्वारा उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने का ढंग का निर्धारण नहीं कर लिया जाता, तब तक संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण और अन्य सभी कार्य अर्थहीन होते हैं। तो ये कहता है कि प्रबंध के 5 कार्य हैं, जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। 5 कार्यों में पहला था नियोजन, सेकंड था जो संगठन था, थर्ड जो कार्य था वो था नियुक्तिकरण, फोर्थ कार्य आपका निर्देशन और फिफ्थ कार्य था नियंत्रण। कहता है कि जब तक एक संस्था प्लानिंग नहीं करेगी और प्लान के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करेगी, अन्य जितने भी कार्य हैं, चाहे वो संगठन है, चाहे नियुक्तिकरण है, चाहे निर्देशन है या नियंत्रण है, ये सारे कार्य बेकार हो जाएंगे। अगर आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, तो बाकी कार्य बेकार हो जाते हैं। तो अब हम सीधा सीधा आते हैं नियोजन का अर्थ। नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यानी नियोजन के अंतर्गत ये इसका अर्थ है, नियोजन वह कार्य है जिसके अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना ही क्या है, नियोजन है। अर्थात नियोजन में हम ये सोचते हैं कि क्या करना है, अर्थात जब भी हम कोई संस्था एस्टेब्लिश करने की सोचते हैं, आप मान लीजिए कोई बिजनेस करने का सोचते हैं तो आप पहले तय करते हैं कि मैं क्या करूं, फिर कैसे करूं, अर्थात किसी भी काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो उसको किस विधि से करूं, इसके बाद कब करूं, यानी उसको प्रारंभ कब करना है और किसके द्वारा किया, कौन सा काम कौन व्यक्ति करेगा, ये सारा तय किया जाता है। तो इसका आंसर यहीं तक है। उसके बाद इन प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की समस्या तब उत्पन्न होती है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये प्रश्न हमारे माइंड में तब आते हैं जब किसी भी काम को करने के कई तरीके हों। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है। तो 1 मार्क्स का ये है, नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी काम को करने की विभिन्न विधियां हो सकती हैं और उनमें से उपयुक्त विधि का चुनाव करना ही नियोजन है। ठीक है। इसके बाद आपका नियोजन की परिभाषाएं, ठीक है, नियोजन की कुछ परिभाषाएं हैं। तो उनमें सबसे पहले जो परिभाषा है वो है कुंटज और डोनेल के अनुसार। कि कुंटज और डोनेल एक विद्वान हुए हैं और वो कहते हैं क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्ण निर्धारण करना ही क्या है, नियोजन। यानी सब बातें, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है, इनका पहले से निर्धारण कर लेना ही क्या है, नियोजन है। आगे बात करते हैं। तो आप एक तो डेफिनेशन जो है ये आप डेफिनेशन याद करेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, और वो है हेमन। हेमन कहते हैं, हेमन ने क्या कहा है, हेमन कहते हैं कि क्या किया जाना है इसका पूर्ण निर्धारण ही नियोजन है।
इसके बाद हम बात करते हैं नियोजन की विशेषताओं की, ठीक है। और नियोजन की विशेषताएं हैं जो वो हैं, फोन आ रहा हूँ। इसके बाद है नियोजन की विशेषताओं में निम्नलिखित नियोजन की विशेषताएं हैं। सबसे पहली जो विशेषता है, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। यानी जब भी हम प्लान करते हैं तो उस प्लानिंग को एक जो है टारगेट को लेकर प्लान किया जाता है। मान लीजिए हम किसी फंक्शन के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो फंक्शन हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है कि फंक्शन वो है सफल हो जाए। तो कहता है नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है। आप ये जानते हैं कि प्रबंध के 5 कार्य हैं और उनमें से पहला कार्य नियोजन है, और नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य है। और नियोजन का जो पहली आपने पीछे पढ़ा था कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, फिर नियोजन और संगठन नियुक्तिकरण ये भी अपने आप में एक प्रक्रिया है। तो आपने वहां पढ़ा था कि पहला जो स्टेप था नियोजन का वो उद्देश्य निर्धारण था। तो उद्देश्य के अभाव में किसी भी संगठन की स्थापना नहीं की जा सकती। यानी कोई भी संगठन बिना उद्देश्य के स्थापित नहीं हो सकता। उद्देश्य निर्धारण के साथ ही नियोजन में उन्हें प्राप्त करने का रास्ता भी निश्चित कर लिया जाता है। जब हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसमें उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए इसका भी जो हम कर लेते हैं। उद्देश्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पूर्व निर्धारित रास्ते में परिवर्तन किए जाएं। आप जानते हैं कि परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार हमें प्लानिंग को भी बदलना कई बार जरूरी हो जाता है। तो जो पहले से निर्धारित रास्ता है, पहले से निर्धारित टारगेट उद्देश्य हैं हमारे, कई बार या जो चीजें हमने पहले तय की हैं उनको भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम परिवर्तित कर देते हैं। अतः स्पष्ट है कि नियोजन उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। पहला पॉइंट ये आया। सेकंड है, जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि एक कंपनी 12,000 करोड़ वार्षिक बिक्री का उद्देश्य निश्चित करती है। नियोजन के अंतर्गत इसके निर्धारण के बाद यह निश्चित किया जाएगा कि इसे कैसे प्राप्त किया है। मतलब उन्होंने उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि 12,000 करोड़, लेकिन अब नियोजन करने के बाद, उद्देश्य निर्धारित होने के बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर इसे प्राप्त कैसे करना है। माना कि समाचार पत्र में विज्ञापन देकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बात सोची गई कि भाई ये प्लान किया गया कि एडवर्टाइजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में। कुछ समय बाद पता चला कि न्यूज़पेपर में एड देने से काम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन के माध्यम के अलावा या विज्ञापन के जो तरीका है उद्देश्य को प्राप्त करने का, बिक्री को बढ़ाने का, उसमें परिवर्तन करके हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि हम टीवी में भी ऐड करेंगे, हम डिश पर भी ऐड करेंगे। इस प्रकार नियोजित कार्यवाही हर संभव परिवर्तन करके उद्देश्य प्राप्ति को सुनिश्चित करती है। तो आप पहला पैरा इसमें लर्न करेंगे। सेकेंडली, नियोजन प्रबंध का सर्वव्यापी कार्य है। सर्वव्यापी का मतलब है कि नियोजन जो है वो सभी कार्यों में जरूरी है। कहता है कि नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, ये आप जानते हैं। अन्य सभी कार्य जैसे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण इसके बाद ही किए जाते हैं। यानी अभी सर्वव्यापी में सबसे पहला ये कार्य है। अर्थात कि जब भी कोई संस्था कोई कार्य प्रारंभ करती है, सबसे पहले नियोजन करती है, और अन्य जो कार्य हैं वो सारे कार्य, ठीक है, नियोजन के बाद ही पूरे किए जा सकते हैं, और नियोजन के बिना किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। यह प्रबंध के अन्य कार्यों की नींव है। प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी नियोजन के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए वार्षिक बिक्री का उद्देश्य निर्धारित। एक कंपनी ने यह तय किया कि एक साल में बिक्री को 12 करोड़ रुपया हम बढ़ा देंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंध का दूसरे कार्य संगठन किया जाएगा। मेन जो कार्य था प्लानिंग, 12 करोड़ रुपए की बिक्री बढ़ाना, उसके संदर्भ में ही हम संगठन करेंगे। उसके संदर्भ में ही और संगठन में हम विभिन्न विभाग बनाते हैं, क्रय, विक्रय, उत्पादन, ठीक है, और रोकड़ इत्यादि विभाग बनाएंगे, विभिन्न क्रियाएं निर्धारित करेंगे। इन क्रियाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों में लोगों को जो है अपॉइंट किया जाएगा, लोगों की नियुक्ति की जाएगी और उन्हें अधिकार और दायित्व दिए जाएंगे। संगठन करने के बाद यह जानकारी प्राप्त होगी नियोजन उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर के
कितने जो है लोग चाहिए, यह काम नियुक्तिकरण के अंतर्गत होता है। इस प्रकार निर्देशन और नियंत्रण कार्य का भी आधार क्या है, नियोजन है। कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे पहले प्रबंध का पहला कार्य नियोजन होता है और उसके बाद ही अन्य कार्य जो है पूरे किए जाते हैं। बिना नियोजन के सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद है नियोजन। इसमें भी आपने लगभग पहला पैरा ये करना है, ये यहां से ये करना। इसके बाद है नियोजन सर्वव्यापक है। इसका मतलब क्या है? पहला तो नियोजन सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सब कार्यों में ऊपर है, ठीक है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इन पहला फंक्शन है। आप इसको कह सकते हैं कि नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब है कि इसकी आवश्यकता हर स्तर पर है। आप जानते हैं कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। इसमें यह कहता है कि नियोजन की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर होती है, अर्थात प्रत्येक ऊपर का अधिकारी अपने नीचे के अधिकारियों के लिए, नीचे के जो कड़ी है उसके लिए प्लानिंग करने का काम करता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रथम उच्च स्तरीय प्रबंधक, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तरीय प्रबंधकों के लिए प्लानिंग करेंगे, मध्य स्तरीय निम्न स्तरीय के लिए करेंगे, और निम्न स्तरीय प्रबंधक के लास्ट में जो आता है आप जानते हैं अप्रबंध के स्तर, जिसमें हेल्पर और वास्तव में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो वास्तव में काम करते हैं। हेल्पर हो गया और आपका मजदूर हो गया, इनको। तो कहता है कि क्योंकि नियोजन कार्य एक उपक्रम के सभी स्तरों के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे सर्वव्यापक कहना उचित होगा। योजना बनाना प्रत्येक प्रबंधक का जरूरी कार्य है, चाहे वह प्रबंधक संस्था का प्रबंध संचालक हो या कारखाने में काम करने वाला कोई फोरमैन। आप जानते हैं जो प्रबंध संचालक उच्च स्तर पर आता है और फोरमैन जो है वो जो है निम्न स्तर पर आता है। तो यही हमने बताया कि प्रत्येक स्तर, चाहे उच्च स्तर है, चाहे मध्य स्तर है, चाहे निम्न स्तर है, सभी स्तर के अधिकारियों को व प्रबंधकों को प्लानिंग करनी होती है। हर ऊपर का अधिकारी नीचे वाले के लिए प्लान करता है। उच्च स्तरीय प्रबंधकों के नियोजन प्रक्रिया में देखिए एक बात ध्यान करना, नियोजन यानी प्लानिंग में जो टॉप लेवल जितना ऊपर का स्तर होगा उसका समय प्लानिंग में ज्यादा लगता है। तो यहाँ 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का नियोजन प्रक्रिया में लगने वाला समय मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधकों से अधिक होता है। इस चीज को ध्यान रखना, उच्च स्तरीयों का समय ज्यादा लगता है। देखिए ऊपर का अधिकारी ज्यादा प्लान करता है, जैसे जैसे लेवल नीचे आते जाएंगे प्लानिंग का समय घटता जाता है, ठीक है। इसके बाद है अतः स्पष्ट है कि एक उपक्रम में कार्यरत सभी प्रबंधकों को अपनी क्रियाओं का नियोजन करना होता है। एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए व्यवसाय के विस्तार का निर्णय उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लिया जाएगा, माल को बेचने का निर्णय मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, नियोजन सतत है। ये एक इसकी विशेषता है, यानी प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी नियोजन की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि प्लानिंग एक बार आपने जीवन भर के लिए एक बार कर लिया, ऐसा नहीं होता, बल्कि प्लानिंग की आवश्यकता लगातार पड़ती है। जब भी एक प्लान, जब भी एक उद्देश्य आपका पूरा हो जाता है तो फिर अगले कार्य के लिए आप प्लानिंग करते हैं। तो कहता है नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि योजनाएं एक विशेष समय के लिए बनाई जाती है। प्लानिंग जो है एक विशेष समय के लिए और एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। अतः प्रत्येक समय अवधि के बाद एक नई योजना की आवश्यकता होती है। जैसे आप हैं, आप जब तक 10th में थे, जब 10th क्लास में थे तो आपने 10th के लिए प्लानिंग की, आप 11th में आए तो आपने 11th के लिए प्लानिंग की, अब आप 12th में हैं तो आप 12th के लिए प्लानिंग। यानी जैसे जैसे समय बीतता है समय के अनुसार आप प्लानिंग करते हैं। योजनाएं एक विशेष समय के लिए बनाई जाती हैं और प्रत्येक समय अवधि के बाद एक नई योजना की आवश्यकता होती है। फिर आप जानते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार ही हमने प्लानिंग में भी चेंजिंग करनी होती है। इसके बाद किसी कमी के कारण योजनाओं को पुनः बनाया जाता है। और फिर दूसरी बात, मान लीजिए आपने प्लानिंग बनाया, मान लीजिए आपने टाइम टेबल पढ़ने का बनाया, ठीक है, प्लानिंग की उसके लिए, लेकिन आपको लगा कि भाई ये सेट नहीं हो रहा या हम इसके अकॉर्डिंग चल नहीं रहे, तो आप उसमें फेरबदल भी कर देते हैं। टाइम टेबल भी एक प्लानिंग है। इसके बाद है व्यवसायिक वातावरण में तेजी से हो रहे परिवर्तन कारण योजनाओं को पुनः बनाया जाता है। आप जानते हैं कि व्यवसाय जो है निरंतर परिवर्तित हो रहा है और इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। इसके अनुसार इसमें परिवर्तन के कारण जो है योजनाओं में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और जितनी जल्दी वातावरण में परिवर्तन होगा, प्लानिंग में भी उतनी जल्दी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होगी। इसके बाद है जी, इसको आप पूरा करेंगे। इसके बाद है योजना नियोजन भविष्यवादी है।
ये आप जानते हैं नियोजन जो है वो भविष्य के लिए किया जाता है, अर्थात नियोजन के अंतर्गत भविष्य में क्या किया जाना है इस पर विचार किया जाता है, इसको उनके बारे में सोचा जाता है। नियोजन के अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया, ये सब बातें भविष्य से संबंधित होती हैं। ठीक है। नियोजन के अंतर्गत इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशे जाते हैं। ठीक है। और इन प्रश्नों के उत्तर तलाशते समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अधिनियमों में होने वाले संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। अतः नियोजन का संबंध भविष्य में होने के कारण ही इसे आगे देखने की प्रक्रिया कहा गया है। तो ये आप यहां से करेंगे। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना, कैसे किया जाना, किसके द्वारा किया जाना, ये सभी भविष्य से संबंधित है। नियोजन के अंतर्गत इन्हीं के प्रश्नों के उत्तर तलाशे जाते हैं। बस यहां से और लास्ट लाइन एग्जाम्पल दिया है। एक कंपनी एक नया उत्पाद बाजार में उतारने की योजना बनाई है। मान लो एक कंपनी है, वो नया प्रोडक्ट लाना चाहती है मार्केट में, तो ऐसा करते समय उसे रीति रिवाज व जो है लोगों की रुचि में होने वाले संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए आप ही कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी कि ग्राहक क्या चाहता है, उसका रीति रिवाज क्या है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी वस्त्रों की डिमांड ज्यादा होती है, हमारे यहाँ हरियाणवी वस्त्रों की डिमांड ज्यादा होती है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है जो नियोजन एक नियोजन में निर्णय शामिल है। इसको आप अलग से एरो लगा लेंगे और ये अलग से क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाता है। तो देखिए, नियोजन की जरूरत उस समय पड़ती है जब किसी काम को करने के अनेक विकल्प होते हैं। तो नियोजन में निर्णय शामिल है। ऐसा क्यों कहा गया है? कहता है कि प्लानिंग करने की आवश्यकता मेनली तब होती है जब किसी काम को करने के कई तरीके हों, तभी तो आप सोचते हैं कि भाई कैसे करना। ठीक है। और नियोजनकर्ता जो प्लानिंग करने वाला है, जो विभिन्न विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करता है। अतः कहा जा सकता है कि नियोजन, और जब चुनाव करता है तो और कुछ नहीं बल्कि निर्णय लेता है। नियोजन सर्वोत्तम को चुनने और अनुपयुक्त को अस्वीकार करने की प्रक्रिया है। यानी नियोजन के अंतर्गत जो सबसे बढ़िया विधि है उसको चुना जाता है और जो बेकार विधियां हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन में निर्णय शामिल है। इज इट क्लियर? यहां तक इसको करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कहा है कि मिस्टर एंथनी एक शहर में रहते हैं। एक व्यक्ति है, वो एक शहर में रहता है जहां स्कूल में आर्ट, साइंस और कॉमर्स में से केवल कॉमर्स पढ़ाई जाती है। यानी एक मान लीजिए आप हैं, आपका मित्र जो है किसी सिटी में रहता है, या आप किसी शहर में रहते हैं जहां आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में से केवल कॉमर्स पढ़ाई जाती है। तो वहां आपके पास अल्टरनेट नहीं है, वहां विकल्प नहीं है, मजबूरी है। वहां चुनाव की आवश्यकता ही आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि चुनाव तो तब करेंगे ना आप, चुनाव का डिसीजन तब लेंगे कि जब आपके पास किसी काम को करने के तीनों विकल्प हो। मान लीजिए शहर में तीनों फैकल्टी है, तो वहां आपको समस्या आएगी कि भाई क्या लूं, लेकिन एक ही चीज है तो वहां समस्या ही नहीं आएगी। जैसे जिन स्कूलों में केवल आर्ट्स है, जिन स्कूलों में केवल साइंस है, जिन स्कूलों में केवल कॉमर्स है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। इसके बाद कहता है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में केवल कॉमर्स पढ़ाई जाती है। उनकी बिटिया ने मैट्रिक पास की, यानी 10th कर लिए, अब वो 11th में एडमिशन लेना चाहती है। स्पष्ट है उसके सामने एक ही विकल्प है, अर्थात कॉमर्स। उन्हें कुछ जो है सोचने और नियोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा कॉमर्स में एडमिशन करा देंगे। दूसरी बात, यदि स्कूल में तीनों विषय पढ़ाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सोच विचारना पड़ेगा कि किस विषय में वो प्रवेश ले। जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो यह सब कुछ और नहीं बल्कि निर्णय है। इज दैट क्लियर? इसके बाद है लास्ट, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास का मतलब है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब मानसिक प्रश्न होते हैं। इन सब का उत्तर मन यानी दिमाग से दिया जाने वाला प्रश्न है। क्योंकि नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, इसलिए इसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। एक योजनाकार को मुख्यतः निम्न प्रश्नों के बारे में सोचना होता है: क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। ये सब मानसिक, इन सब प्रश्नों का उत्तर मानसिक जो स्थिति से ही दिया जा सकता है। अर्थात एक व्यक्ति वही इनका जवाब दे सकता है जो सोचने समझने की क्षमता रखता हो। तो ये आपकी विशेषताएं हो गई। अगला जो टॉपिक है नियोजन का महत्व। नियोजन के महत्व में देखेंगे कि नियोजन जो है प्रबंध का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी आवश्यकता प्रत्येक प्रबंध के स्तर पर पड़ती है, ये अभी आपको हमने बताया।
नियोजन के अभाव में किसी भी व्यावसायिक संस्था की सभी क्रियाएं अर्थहीन हो जाती हैं। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो सारी क्रियाएं किसी भी संस्था की जो है बेकार हो जाएंगी। अपना स्कूल है मान लीजिए, अगर हम प्लान करके कोई भी काम नहीं करेंगे तो हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी प्लानिंग, अर्थात एक स्कूल का जो ओनर होता है वो स्कूल के लिए प्लानिंग करता है, प्रिंसिपल होता है जो वो अपनी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, यानी प्रिंसिपल जो होता है वो अपने अध्यापकों के लिए प्लानिंग करता है, अध्यापक जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग करता है। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक प्लान की एक सीरीज चलती है। नियोजन के अभाव में किसी भी व्यावसायिक संस्था की सभी क्रियाएं बेकार हो जाएंगी। संस्थाओं के आकार और जटिलताओं में वृद्धि होने के कारण नियोजन का महत्व बढ़ गया। आप जानते हैं कि आज से 50 साल पहले जो स्थिति बिजनेस की थी, जो स्थितियां संस्थाओं की थी, संस्थाएं बहुत छोटे आकार पे होती थी, बड़ी नहीं होती थी। तो जैसे जैसे इसका आकार बढ़ा, जैसे जैसे वैसे वैसे इसकी समस्याएं बढ़ी, ठीक है, तो इनको जो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नियोजन इसलिए भी एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है क्योंकि आज व्यवसाय को जो है लंबे व्यवसाय को ऐसे वातावरण में जीवित रहना पड़ता है जो अनिश्चित और निरंतर परिवर्तनशील है। आज जो है व्यवसाय को ऐसे वातावरण में जीवित रहना पड़ रहा है जो लगातार परिवर्तित हो रहा है। नियोजन के अभाव में भविष्य की अनिश्चित घटनाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कठिन अवश्य है। तो नियोजन के लाभ और महत्व निम्न है। एक व्यावसायिक संस्था में नियोजन के लाभ और महत्व निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, तो देखिए, नियोजन दिशा प्रदान करता है। अगर आपने प्लान कर लिया तो आपको एक टारगेट मिल गया, आपको एक उद्देश्य मिल गया कि आपने कहां जाना है। तो नियोजन प्रक्रिया द्वारा संस्था के उद्देश्यों को सरल और स्पष्ट जो है शब्दों में परिभाषित कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि सभी कर्मचारियों को एक ऐसी दिशा मिल जाती है जिसकी ओर सभी के प्रयास केंद्रित हो जाते हैं। इट इज क्लियर? यानी प्लानिंग के अंतर्गत हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, सबके सामने ये क्लियर हो जाता है। जितने भी उच्च, मध्य, निम्न स्तर और प्रबंध के स्तर के कर्मचारी उन सबको क्लियर कर दिया जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोगों को काम करने की एक दिशा मिल जाती है कि हमने किस ओर अपने प्रयास जारी रखने हैं। इस प्रकार संस्था के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बाद बात करते हैं, ये बस इतना ही करना है। इसके बाद है उदाहरण कहा है, एग्जाम्पल क्या कहा है। उदाहरण के लिए माना एक कंपनी नियोजन के अंतर्गत अपना बिक्री लक्ष्य निर्धारित करती है। प्लानिंग में ये तय किया कि बिक्री को बढ़ाना है। अन्य विभाग जैसे क्रय, उत्पादन, सेवी वर्गीय, वित्त आदि बिक्री लक्ष्य के संदर्भ में भी अपनी उद्देश्य निर्धारित करते हैं। यानी एक विभाग ने तय किया कि बिक्री इतनी बढ़ानी, भाई उत्पादन विभाग को भी ये तय करना पड़ेगा उसके संदर्भ में, उसकी बात को ध्यान में रख के कि कितना उत्पादन करना है। क्रय विभाग कितना कच्चा माल खरीदना है, और जो है वित्त विभाग को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कितने जो है